हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज, जहां आपको हर वर्ड हर लाइन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 11 की यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड ओनली बाई ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी डाइवर्स फॉर्म, अलग अलग तरह के फॉर्म जो कि लाइफ के हैं अर्थ पे, उसको अगर क्या करना हो, ऑब्जर्व करना हो, ऑब्जर्वेशन करना हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन उसका करना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं? एनसीईआरटी लिखती है कि थ्रू नेकेड आइज और लेटर थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप। यानी कि उसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, अगर वो बड़ी कोई मतलब मीटर वीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तो उसको हम लोग नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं, या फिर मैग्नीफाई करके लेंसेज से देख सकते हैं। अगर बहुत ही छोटी वस्तु हो, कोई 10⁻⁻6 मीटर के आसपास हो, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। दिस डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स। ये मेनली स्ट्रक्चरल फीचर्स है। ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल, ओवरऑल स्ट्रक्चरल फीचर्स पे बेस्ड है, जो कि कैसी हो सकती है? बाथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल हो सकती है ये स्ट्रक्चरल फीचर, या इंटरनल हो सकती है। एक्सटर्नल में क्या क्या हो सकता है? रूट हो गया, अगर प्लांट है तो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है। और इंटरनल में क्या हो सकता है? जाइलम, फ्लोएम, ये सब। और इन एडिशन, इसके अलावा एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के अलावा ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमिना, यानी कि ऑब्जर्वेबल और परसीवेबल लिविंग फिनोमिना भी रिकॉर्ड किया जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी or more specifically physiology was established as a part of biology, naturalist described only biology। यानी कि जब एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी नहीं थी, यानी कि जब फिजियोलॉजी बायो में इंक्लूडेड नहीं था, तब बायोलॉजी में नेचुरलिस्ट ने केवल केवल और केवल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही चीज़ों का दिया। यानी कि हर चीज़ का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता था। इतना फिजियोलॉजी जो हम लोग आज पढ़ते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, ये सब कुछ था ही नहीं। पहले बस चीज़ों को देखा, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। रूट को देखा, बाहर रूट को देखा, स्टेम को देखा, उसको डिस्क्राइब कर दिया। हेंस बायोलॉजी रिमेन्ड एज अ नेचुरल हिस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, यानी कि बायोलॉजी बहुत ही समय के लिए क्या थी? नेचुरल हिस्ट्री ही बन के रह गई। पहले बायो, इसी लाइन से रिलेटेड है एक चीज़ कि पहले बायोलॉजी का नाम बायो नहीं था, पहले बायोलॉजी का नाम था लाइफ साइंसेस। इसीलिए फिर बाद में जब इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा भी इंक्लूडेड हो गए, फिजियोलॉजी भी इंक्लूडेड हो गई, तो इसका नाम हो गया बायोलॉजी। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। यानी कि ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही अमेजिंग था। किस लिए अमेजिंग था? ये बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था। वाइल द इनिशियल रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट कुड बी बोर्डम। यानी कि शुरू शुरू में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन देख के स्टूडेंट शुरू में बोर हो सकते हैं, लेकिन वन शुड कीप इन माइंड दैट द detailed description was utilized in the later day reductionist biology, where living process drew more attention from scientists than the description of life forms and their structures। यानी कि शुरू शुरू में स्टूडेंट बोर्डम हो सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन का यूज होने लगा। जितने भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होते हैं, वो लिविंग प्रोसेसेस के मतलब लिविंग प्रोसेस के रिसर्च में इन डिस्क्रिप्शन का यूज करके उसका स्टडी कर पाते हैं। Hence, this description become meaningful and helpful in framing research questions in physiology और evolutionary biology। यानी कि इस डिस्क्रिप्शन का यूज करके वो अपना क्या कर पाते हैं? रिसर्च कर पाते हैं फिजियोलॉजी में या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, इसका यूज कर पाते हैं। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, इन तीनों चैप्टर्स में, जो तीनों चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें हम लोग करेंगे क्या? In the following chapters of this unit, the structural organization of plant and animal, including the structural basis of physiological or behavioral formula is described। यानी कि इन चैप्टर में इसका फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फिनोमेना हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे वही डिस्क्राइब्ड है। For convenience, this description of morphological and anatomical features is presented separately for plants and animals। यानी कि हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमें आसानी हो जाए, इसीलिए ये जो
प्लांट का डिस्क्रिप्शन और एनिमल का डिस्क्रिप्शन अलग अलग चैप्टर्स में इंक्लूडेड। जैसे चैप्टर 5 और 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का एक्सटर्नल, 5 में मेनली हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट, और चैप्टर 6 में हम लोग एनाटॉमी इंटरनल फीचर्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि एक एनिमल्स में एनिमल की मॉर्फो कैसी होती है, एनिमल की एनाटॉमी कैसी होती है। कैथरीन ईसाऊ was born in यूक्रेन in 1898। इस पूरे पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कैथरीन ईसाऊ है वो कब बॉर्न हुई, वो कहाँ बॉर्न हुई, कब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे कैथरीन ईसाऊ का जन्म कहाँ हुआ था, यूक्रेन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, She reported in her early publications that the curly top viruses spread through a plant via the food conducting or phloem tissue। यानी कि उन्होंने अपने अर्ली पब्लिकेशंस में क्या बताया कि जो कर्ली टॉप वायरसेस होते हैं वो कहाँ से स्प्रेड करते हैं, प्लांट के थ्रू स्प्रेड करते हैं, और प्लांट में स्पेसिफिकली कंडक्टिंग, फूड कंडक्टिंग या फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन ईसाऊ, इसको बोलते हैं वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, जो कि एक क्या है, इट इज़ इंसाइक्लोपीडिया, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। इस पैरा में बस इतना इम्पोर्टेंट था। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, मॉर्फो प्लस लॉगी। मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, एंड लॉगी मीन्स to study about root, stem, leaves is known as morphology, and the full name of chapter is morphology of flowering plants। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, हम लोग प्लांटी किंगडम में पढ़े हैं कि प्लांट्स लोअर प्लांट्स भी होते हैं, हायर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म है केवल और केवल इसी में फ्लावर्स होते हैं। यानी कि इस चैप्टर में मेनली हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फ्लावर इसी में लगते हैं। एंजियोस्पर्म या तो मोनोकाट हो सकते हैं या तो डाइकाट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। यानी कि ये जो इतना वाइड रेंज है किसका, हायर प्लांट्स का, ये हमें कभी भी फेल नहीं हो सकता आश्चर्यचकित करने में। यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आर मॉर्फोलॉजी। यानी कि एंजियोस्पर्म जो कि लार्ज डाइवर्सिटी शो करता है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में, जिसको क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जितने भी एंजियोस्पर्म हैं सब के सब कैसे हैं, सब में रूट पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा, लीफ पाया जाएगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट। केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स और फ्रूट्स होंगे, ना कि किसी और में। यहाँ पे लिख रहा है कि इन चैप्टर्स 2 and 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि चैप्टर 2 और 3 में हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन देखे थे, जो कि किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे था। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एट एनी हायर प्लांट्स और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गन वी नीड टू नो द स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनीशंस। यानी कि किसी भी प्लांट को समझने के लिए, उसका सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होगा, हमें ज़रूरी होगा कि उसका टेक्निकल टर्म्स पता हो, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनीशन पता हो। वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट फाउंड एज एडाप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू दियर एनवायरनमेंट, एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोडक्शन, क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज। हमें यह भी जानना जरूरी होगा कि इसके लिए पॉसिबल वेरिएशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट एडाप्टेशन शो करता है, यानी कि अलग अलग हैबिटेट में, वेरियस हैबिटेट्स में प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, प्रोटेक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर उसको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे ब्राउजिंग के चांस हो, एनिमल ब्राउज कर जाते हैं उसके प्लांट को, तो अलग स्ट्रक्चर शो करेगा। क्लाइंबिंग के लिए अलग, स्टोरेज के लिए अलग स्ट्रक्चर शो करेगा। If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stems and leaves। यानी कि तुम कोई भी weeds यानी कि खरपतवार उखाड़ के उसको देखोगे तो उसमें क्या होगा, रूट होगी, स्टेम होगी, लीफ। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
उसके अंदर फ्लावर और फ्रूट्स में भी लिखा है, यानी कि हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम, वाइल द पोर्सन एबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। यानी कि जितने भी रूट्स होंगे वो कहाँ होंगे, अंडरग्राउंड होंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर होंगे, और जितने भी शूट सिस्टम होंगे वो एबव द ग्राउंड होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट, जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीव्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। पहली बात यहाँ पे जाननी है कि रूट एक होता है सूट, जिसको स्टेम भी बोल सकते हैं। कोई भी सीड हो उसमें प्लीम्यूल होता है और रेडिकल होता है। तो रूट जो है रेडिकल से डेवलप होते हैं, जो कि निचले हिस्से पे होता है, मतलब कॉटिलेडन्स के, और जो सूट है वो प्लीम्यूल से, यानी कि रूट रेडिकल से, सूट प्लीम्यूल से। तो आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, यानी कि जितने भी रूट हैं वो सब रेडिकल से डेवलप होंगे। तो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट हैं इनमें डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल होता है, जो कि प्राइमरी रूट बनाते हैं, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो कि इनसाइड सॉइल में ग्रो करते हैं। ये इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल आर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी रूट्स। यानी कि इसमें ये जो प्राइमरी रूट्स है इनमें सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स जो कि लेटरली अरेंज हो सकती है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इन ब्रांच कंस्टिट्यूएंट द टैप रूट सिस्टम। यानी कि प्राइमरी रूट और इसमें जो सेकेंडरी टर्सरी है ये सब मिल के क्या बना सकते हैं, टैप रूट सिस्टम बना सकते हैं, जिसको एक डाइकॉट प्लांट, जिसको कि मस्टर्ड में देखा जाता है। डाइकॉट का कैरेक्टर फीचर है कि वो टैप रूट शो करेगा, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट में देखा जाता है। मस्टर्ड प्लांट का आपको बोटेनिकल नेम भी पता होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है। मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम होता है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये डाइकॉट है। मोनोकॉट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स होता है। इन मोनोकॉटलेडन प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। यानी कि जो प्राइमरी रूट होती है बहुत छोटी समय के लिए होती है, और इसको बहुत सारे बंडल्स ऑफ रूट, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस कर दिया जाता है। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। यानी कि जो ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स हैं ये सब कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस ऑफ द स्टेम से फाइब्रस रूट ओरिजिनेट होते हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसका एग्जांपल है वीट। वीट एक मोनोकाट है, यानी कि मोनोकाट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम। मोनोकाट के और एग्जांपल क्या है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है, मोनोकाट है। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री में रूट रेडिकल्स के अलावा कहीं और से डेवलप होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि रूट रेडिकल से डेवलप होते हैं, लेकिन ये सब रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स रेडिकल से ग्रो नहीं करके कहीं और से डेवलप करते हैं। इनका द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम्स आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर इनकरेज टू द प्लांट पार्ट। यानी कि प्लांट को प्रॉपर इनकरेज देना, पकड़ बनाए रखना मिट्टी में, ताकि इतने बड़े प्लांट हैं हवा चली तो गिर ना जाए, या फिर कुछ और हुआ, बारिश वारिश हो गई तो दलदली एरिया बन के वहाँ पे आराम से गिर ना जाए, इसीलिए प्रॉपर पकड़ बनाए रखते हैं, इनकरेज बनाए रखते हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, और ये रूट्स क्या करती हैं, रिजर्व मटेरियल भी स्टोर करके रखती हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और क्या करती हैं रूट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस करती हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इनके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब ये हार्मोन्स हैं और प्लांट में है तो इसीलिए फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन्स, यानी कि इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं।
इनफैक्ट कहते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बड, नोड और इंटरनोड है, ये सब सूट सिस्टम का पार्ट है। एक लेयर यहाँ पे एक सूट सिस्टम का पार्ट है और इसके नीचे रूट सिस्टम है जिसमें प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है। ये टैप रूट सिस्टम है, ये डाइकॉट का प्लांट है, ये सरसों है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और एक नोड दिया हुआ है, फिर इंटरनोड लिखा हुआ है, फिर बड लिखा हुआ है। देखिए नोड क्या होता है, जहाँ से लीफ एराइजेस होती हैं, और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये जो ए वाला डायग्राम है ये भी टैप रूट सिस्टम है। यहाँ पे एक मेन रूट होगी जो कि डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल होगी, और इसमें लेटरल रूट्स होंगी जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी होंगी, और फाइब्रस रूट्स होगी जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, और बहुत सारे इसमें बहुत सारे हेयर्स निकले होंगे। रूट मतलब रूट हेयर्स नहीं, मतलब बहुत सारे रूट्स के छोटे छोटे पार्ट निकले होंगे। और इसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स है। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, अदर दैन रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि ये रूट रेडिकल से ग्रो नहीं करते हैं। देख रहे हैं आप, स्टेम के नोट से ये डेवलप हो रही हैं रूट, इसीलिए क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ द रूट, रूट के डिफरेंट रीजन। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके फिगर 5.3। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, यानी कि रूट जो होता है वो कवर होता है अपने एपेक्स, यानी कि अपने सबसे टिप पे। वो क्या होता है, वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो रूट कैप होता है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एपेक्स पार्ट पे पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये क्या करता है, ये टेंडर एपेक्स को, रूट के टेंडर एपेक्स को, एपेक्स एकदम टिप वाले पोर्शन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसको सॉइल में सीधा जाने के लिए हेल्प करता है, कि रूट को प्रॉपर वे प्रोवाइड करता है कि तुम इधर ही जाओ, मतलब टेढ़ा नहीं होने देता है, जैसे उसको जाना रहता है उसको वे प्रोवाइड कर देता है। ए फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि रूट कैप, फिगर 5.3 को ध्यान से देखिए, रूट कैप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर एबव, कुछ ही दूर पे, फ्यू मिलीमीटर एबव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे डिवाइड रेपिटेडली, यानी कि ये जो सेल होती हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करना होता है, लगातार डिवाइड करना होता है, इसीलिए थिन वॉल्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये थिक वॉल्ड होंगी तो इसमें डिवीज़न आसानी से नहीं होगा, क्योंकि डिवीज़न होने के लिए स्ट्रेच होना पड़ता है पहले, इसीलिए इसमें थिन वॉल्ड पाया जाता है। और यहाँ पे डेंस प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। अच्छा, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ, यानी कि इसी के जस्ट बगल में प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एक टर्म होता है, प्रॉक्सिमल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, एक टर्म होता है डिस्टल, डिस्टल का मतलब दूर होता है, यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास में कौन है, रीजन ऑफ इलांगेशन है, यानी कि प्रॉक्सिमल में रीजन ऑफ इलांगेशन। इसका फंक्शन क्या है, रैपिड इलांगेशन एंड एनलार्जमेंट, किसका, रूट का, रूट की लेंथ का। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलांगेशन। द सेल्स ऑफ द इलांगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, यानी कि जितने भी रीजन ऑफ इलांगेशन है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। और प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलांगेशन, ये प्रॉक्सिमल में होते हैं। देखिए रीजन ऑफ इलांगेशन के प्रॉक्सिमल में पास में कौन है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, इसको क्या बोल देंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोल देंगे, इसको प्रॉक्सिमल में है। और इसी प्रॉक्सिमल रीजन यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन से एपिडर्मल सेल्स एराइज हो, एपिडर्मल सेल्स पाए जाते हैं जहाँ पे वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको रूट हेयर्स बोलते हैं। और रूट हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूट हेयर्स पाए कहाँ जाते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कि रीजन ऑफ इलांगेशन की रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में। तो रूट हेयर्स पाए जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। मेनी टाइम्स आस्क इन AIPMTs। रूट हेयर
रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मॉडिफिकेशन मतलब रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में क्या क्या होता है। रूट्स इन सम प्लांट चेंज दियर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी कि कुछ प्लांट्स में, सारे में नहीं, कुछ प्लांट्स में रूट अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। किस लिए चेंज करते हैं? क्योंकि उनको वाटर कंडक्शन और मिनरल्स के अलावा भी कुछ फंक्शंस करने पड़ेंगे। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वलन एंड स्टोर फूड। यानी कि कैरेट में, टर्निप में और स्वीट पोटैटो में जो रूट है वो मतलब स्वलन कर जाती है और स्टोर फूड करती है, फूड को स्टोर करती है। यानी कि कैरेट और टर्निप पे कैसी रूट, टैप रूट होती है, और स्वीट पोटैटो में कैसी रूट होती है? स्वीट पोटैटो में रूट होती है एडवेंटिशियस रूट, जो कि स्वलन होके फूड स्टोर करती है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स? यस ऑफ कोर्स। रेडिस यानी कि मूली और बीटा वुल्गैरिस यानी कि चुकंदर, ये दोनों क्या करते हैं? ये भी दोनों टैप रूट के मॉडिफिकेशन है और फूड स्टोरेज करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट वाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स सपोर्ट अ बनियान ट्री आर? क्या आप कभी सरप्राइज नहीं हुई कि जो जितने भी हम लोग देखते हैं कि बनियान ट्री है, जैसे कि फिगर 5.4 में देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे हैंगिंग यानी कि लटकते हुए स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये हैं क्या? एक्चुअली में दीज आर कॉल्ड प्राप रूट्स। इनको प्राप रूट्स कहते हैं। ये हैंगिंग रूट्स होती हैं। ये किस लिए होती हैं? ये मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इतने भारी भरकम प्लांट्स होते हैं ये बनियान ट्री। अब एक रूट्स इसको प्रॉपर इनकरेज नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए इसमें पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के रूट्स जिन्हें प्रॉप रूट्स बोलते हैं। ये हैंगिंग रूट्स हैं। सिमिलरली इसी तरह के स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कम आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम। इसी तरह मेज और शुगर केन में भी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, जो क्या करती हैं? लोअर नोड ऑफ स्टेम से राइज होती हैं, यानी कि स्टेम के लोअर नोड से राइज होती हैं, और मेज और शुगर केन में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यानी कि मेज और शुगर केन में कैसी रूट्स होती हैं? स्टिल्ट रूट होती हैं। आपको दिखाता हूँ जूम करके, ध्यान से देखिए। ये एक मेन स्टेम है ऊपर, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से डिनोट किया और नीचे ग्रीन कलर से। देखिए ये स्टेम है, इसके लोअर स्टेम पार्ट पे मैंने दिखाया हुआ है कि कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि स्टिल्ट रूट कहलाते हैं, जो कि मेन स्टेम को क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर एनकरेज देते हैं। ठीक है, फिर से मैं जूम इन करता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, कुछ प्लांट जैसे कि राइजोफोरा जो कि ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि कुछ प्लांट जैसे कि राइजोफोरा जो कि स्वैम्पी एरिया में ग्रो, स्वैम्पी एरिया का मतलब दलदली एरिया में ग्रो करते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर एरेशन नहीं मिल पाता है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए रूट बाहर आ जाते हैं ग्राउंड्स के, उसको मतलब छेद के बाहर आ जाते हैं और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं। ऐसे रूट्स को जो कि वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर जाते हैं राइजोफोरा प्लांट में, इसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये किस लिए हेल्प करते हैं पौधों को? ताकि इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके और रेस्पिरेशन कर सके, अदरवाइज प्लांट विल बी डेड। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं हम। पहला डायग्राम एस्पेरेगस का है, दूसरा टर्निप का, तीसरा कैरेट, चौथा स्वीट पोटैटो, फिर न्यूमेटोफोर्स। पहले जो 3 डायग्राम है वो ए पार्ट के, यानी कि सबके सब स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, और जो बी है जिसमें देख रहे हैं आप लोग हरा हरा कुछ स्ट्रक्चर जो ऊपर क्या वो आता हुआ दिखाया होता है, इसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, राइजोफोरा में पाया जाता है। और ये टर्निप और कैरेट ये सब मॉडिफिकेशन टैप रूट के हैं, और ये सब स्टोर फूड करते हैं। और ये जो स्वीट पोटैटो है ये एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है, जो क्या स्टोर करता है? ये भी फूड स्टोर करता है। और तीनों का बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे टर्निप का होता है ब्रेसिका रापा, BRASSICA और RAPA, और कैरेट का होता है डाकस कैरोटा, और स्वीट पोटैटो को होता है आइपोमिया बटाटा।
तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप इतना ही एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं या फिर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही हाईलाइटेड करके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। वीडियो देखने